हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आई होप एवरीवन इज रियली रियली गुड। अच्छे से हैं सब, पढ़ाई लिखाई चल रही है सबकी अच्छे से, बिना दुख दर्द तकलीफ के, है ना। हमेशा से मैंने कहा है ना, मेहनत करते रहना है, मेहनत से थकना नहीं है। तो उसी पे आज तुम्हारे लिए एक चीज है कि चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। दलीले कामरानी कहते हैं एविडेंस ऑफ सक्सेस। अगर किसी को सक्सेस चाहिए या किसी को सक्सेस मिलनी है तो उसके सबसे बड़ा जो प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो यही है कि वो हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। ठीक है, तो चले चलिए कि दलीले कामरानी वही है। अपना टास्क, अपना टाइम टेबल, अपना डिसिप्लिन हर दिन फॉलो करना है और उसी डिसिप्लिन से वन डे डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। एक दिन सक्सेस तुम्हें मिलके ही रहेगी अगर तुम कंसिस्टेंटली अपना हार्ड वर्क करते जा रहे हो। यही चीज बार बार समझाइए तुम्हें कि हमेशा अपना काम अपने टाइम पर करते जाओ। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो विद दिस नोट, ये था तुम्हारा ज्ञान। बड़े दिनों से कोई ज्ञान आया नहीं था, तो जेनेटिक्स के बीच में ये है तुम्हारे लिए ज्ञान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि साइंटिस्ट थे सटन और बोवरी। उन्होंने बताया कि कैसे क्रोमोसोम्स से भी इनहेरिटेंस डिसाइड किया जाता है। क्रोमोसोम्स की मूवमेंट से भी आप इनहेरिटेंस पढ़ सकते हैं। कैसे? तो हमने देखा था कि वो जो जीन होता है, वो जो फैक्टर जिसको मेंडल ने कहा था, तो वो जीन कोई ऐसे हवा में अपने आप तो एंटिटी है नहीं, वो डीएनए का ही टुकड़ा है। और हमने पढ़ा था वही डीएनए जब कंडेंस होता है, जब कॉयल होता है, तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। तो वही जीन्स क्रोमोसोम पर कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो इसीलिए सटन और बोवरी ने कहा था कि जो जीन का बिहेवियर है और जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है काफी पैरेलल है। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था बस, कि अगर लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो वो क्रोमोसोम्स था। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू दी अदर पेयर, तो वो जीन था। क्योंकि हमने कहा था जीन में लिंकेज का कॉन्सेप्ट था। यस, जीन के अंदर हमने कहा था लिंकेज हो सकती है। एक क्रोमोसोम पर अगर जीन पाया जाता है तो हमने कहा था कि यस, उसके बीच में लिंकेज है। एक क्रोमोसोम पर इतने पास कि आज तक कभी अलग ही ना हो पाए तो हम बोल देंगे कंप्लीट लिंकेज। एक ही क्रोमोसोम पर थोड़े से दूर हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े से दूर हैं, तो हमने कहा था टाइट लिंकेज, कम रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं। और हमने कहा एक ही क्रोमोसोम पर हैं वो दो जीन्स बट काफी दूर हैं, बड़े आराम से उनमें रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, तो हमने कहा था उसे लूज लिंकेज। हमने कहा था जो पेरेंटल टाइप से हटके बनते हैं वो कहलाते थे रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर में नए चीजें देखनी है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मॉर्गन जी का डायहाइब्रिड क्रॉस। नाम सुनने में कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और तुम जब अंडर प्रेशर होते हो अपने टेस्ट के तो कई बार घबरा जाते हो। मेंडल और मॉर्गन दोनों ही एम से हैं, तो कंफ्यूज होना लाजमी है। मुझे पता है बच्चे हो, बहुत प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज पे। यहां पे मॉर्गन है और स्टार्टिंग में मेंडल थे, तो ये मॉर्गन के डायहाइब्रिड क्रॉस हैं। और हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग हम पढ़ेंगे, वो मॉर्गन के काम पर बेस्ड था बट मॉर्गन ने नहीं दिया था। मॉर्गन के स्टूडेंट थे बहुत इंटेलिजेंट, अल्फ्रेड स्टोर्टेवांट, उन्होंने दिया था। तो आज के लिए हम ये दो चीज करेंगे। डेट डाल लो। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पिछले क्लास का ही है, यहां पे नया कुछ नहीं लिख रहा, बस तुम्हें एक क्विक रिवीजन दिला रहा हूं यहां पे।
बस यहां पे तुम्हारे लिए क्विक रिवीजन करा रहा हूं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। हमने कहा था इस तरीके से, अगर मेरे क्रोमोसोम है और मान लेते हैं, मैंने कहा था क्रोमोसोम पर मेरे पास यहां पे कैपिटल आर, यहां भी कैपिटल आर, यहां स्मॉल आर, यहां स्मॉल आर। फिर मैंने कहा मान लेते हैं यहां पर कैपिटल टी, यहां कैपिटल टी, इस पे स्मॉल, इस पे स्मॉल, और दूर कहीं बना देते हैं वाई के अलील्स। मैंने कहा अगर ये मेरा एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर का मतलब क्या बताया था कि एक क्रोमोसोम पिताजी से आया है, एक क्रोमोसोम माताजी से आया है। तो जो पिताजी से आया उसे बोला पैटर्नल क्रोमोसोम, जो माताजी से आया एम, वो मैटरनल क्रोमोसोम। अब हमने कहा था कि एक स्टेज आती है, कौन सी स्टेज? एक स्टेज हमने पढ़ी थी जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। हमने कहा था लिटरली ये अपना जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली करेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली खत्म होने के बाद हमने कहा था कंडीशन कुछ ऐसी सी हो जाएगी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर वैसे ही हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी वैसे ही हैं, इधर कैपिटल वाई लेकिन इधर स्मॉल वाई, इधर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल वाई, आपस में इनके बीच में अदला बदली हो जाएगी। तो हमने क्या कहा था, इस क्रोमैटिड से क्या कॉम्बिनेशन आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, इस वाले से कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, इस क्रोमैटिड से स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल वाई एक साथ, और इस क्रोमैटिड से स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल वाई। क्या पढ़ा था हमने, आपके क्रॉसिंग ओवर से पेरेंट कैसे थे, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल वाई पेरेंट, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल वाई पेरेंट, ये पेरेंट थे। तो कैपिटल आर कैपिटल टी तो पेरेंटल है, इसके साथ कैपिटल वाई है पेरेंटल, स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ स्मॉल वाई पेरेंटल। लेकिन अगर मैं देखूं कैपिटल आर स्मॉल के साथ स्मॉल वाई, तो पेरेंट के पास ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था, स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ कैपिटल वाई, तो ये दोनों हो गए मेरे रिकॉम्बिनेंट। तो ये पूरा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो पेरेंट जैसे नहीं होते उनको आप रिकॉम्बिनेंट कहते हो। हमने कहा था यहां पे पेरेंटल टाइप कितने दिख रहे हैं, 50%, रिकॉम्बिनेंट 50%। लेकिन अगर मैं खाली आर और टी को देखूं, सिर्फ कैपिटल आर कैपिटल टी को देखूं, तो ये दोनों पेरेंटल, स्मॉल आर टी दोनों पेरेंटल। तो आर और टी के रिस्पेक्ट में कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं है, 100% पेरेंटल, 0% रिकॉम्बिनेंट। लेकिन इस आर टी के पेयर को वाई से कंपेयर करें, आर टी को सिंगल यूनिट मान रहे हैं और वाई से कंपेयर करें, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसी के भी साथ आ रहा है, स्मॉल आर टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसी के भी साथ आ रहा है, तो यहां रिकॉम्बिनेशन है। तो ये भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पेरेंटल कम से कम 50 तो होगा ही होगा, मैक्सिमम 100 हो सकता है, और रिकॉम्बिनेंट कम से कम 0 और मैक्सिमम हमेशा 50% हो सकता है। तो ये लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। आज की क्लास के लिए हेडिंग डालो, डेट डालो और काम स्टार्ट कर देंगे। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, आज हम करेंगे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या क्या जरूरी है यहां पे, सबसे पहला पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, मॉर्गन को हम कहते हैं फादर ऑफ
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। लिख लो फर्स्ट पॉइंट, मॉर्गन इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इसके अलावा ऐसा क्यों कहा गया? एनसीईआरटी की लाइन है, लिखो, ही गेव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, he gave experimental verification of chromosomal theory of inheritance। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो इनके काम से आया था, तो इसीलिए ये चीज इनके लिए कही जाती है। जब हम बात करते हैं मेंडल साहब की, जब हम मेंडल साहब की बात करते हैं तो हम इनको सिंपली क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन जनरल फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं मेंडल को, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हम बोलते हैं किसको? यस, मॉर्गन को। क्या किया था? क्वेश्चन अगर आता है हु गेव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या हु गेव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो मॉर्गन। एनसीईआरटी की लाइन को बार बार हाईलाइट करके दिखाया था। अगर आता है कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, तो एक जगह आंसर सटन और बोवरी दोनों है कि उन्होंने पैरेलल बिहेवियर ढूंढा था। एक तरफ पेज में लिखा है हु यूनाइटेड द नॉलेज वाला लाइन, तो यूनाइटेड द नॉलेज वाली लाइन खाली अकेले सटन के लिए लिखी है। किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, तो वो लाइन मॉर्गन के लिए लिखी है। एज इट इज लाइन, एज इट इज साइंटिस्ट का नाम दिमाग में याद रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। अपनी मर्जी तुम सोच, तुम जितना भी बोल लो हमें लगा, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमें लगा, बहुत लगता है तुम लोग को, इतना नहीं लगाना है। सिर्फ जो एनसीईआरटी में लिखा उतना ही लगाना है, ठीक, इससे ज्यादा नहीं लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने किस पे काम किया था? मेंडल ने किस पे काम किया था? करेक्ट, गार्डन पी पे। मॉर्गन ने किस पे काम किया? तो मॉर्गन वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई। जितना टाइम आप बायोलॉजी में जेनेटिक्स में बिताओगे ना, उतना ज्यादा आप इसके बारे में पढ़ते हो। तो जिसने भी जेनेटिक्स पढ़ी है उसको इसका नाम पता ही होगा। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जेनेटिक्स की दुनिया का एकदम बेताज बादशाह, एकदम गैंगस्टर आदमी है ये। सारे जेनेटिक्स के मेजर काम ड्रोसोफिला के जेनेटिक्स के थ्रू स्टडी की जाती है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक। तो मॉर्गन ने इस फ्रूट फ्लाई पे काम किया। अब जैसा हमने मेंडल के लिए पढ़ा था कि उन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया, क्यों किया उसके रीजन देखे थे, सेम चीज यहां पर है। इन्होंने भी इस मटेरियल को क्यों चूज किया उसके रीजन है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मॉर्गन वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई बिकॉज, मॉर्गन वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई बिकॉज, पहला रीजन, यहां पे जब हम 2n देखते हैं तो 2n इज इक्वल टू 8, खाली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जैसे हमने कहा था कि जो गार्डन पी है 2n इज इक्वल टू 14 था, तो एक्चुअल में खाली 7 क्रोमोसोम स्टडी करना है, 7 पेयर्स हैं वो।
ऐसे ही यहां पे यू हैव ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। फिर सेकेंड रीजन, it is easy to study under low power microscope। जो नॉर्मल स्कूल की लैब में माइक्रोस्कोप देखते हैं ना, उससे आप आराम से ड्रोजोफिला के बारे में पढ़ सकते हो सब कुछ। और तो और नहीं भी है माइक्रोस्कोप, तो एक माइक्रोस्कोप आता है, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसे, जिसमें बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बस पूरा माइक्रोस्कोप वाला सिस्टम नहीं है। उससे भी आप पूरे ड्रोजोफिला को अच्छे से पढ़ सकते हो। और तो और इसको यूज करने का रीजन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वर्ड से ही पता चल रहा है, डाय मतलब दो, मॉर्फ मतलब फॉर्म। तो मेल और फीमेल का फिजिकल फॉर्म अलग अलग है। जैसे कोई ह्यूमन है, आप एक ह्यूमन को देख के बता सकते हो कि वो एक मर्द है या वो औरत है, वो मेल है या फीमेल है ना। तो ऐसे ही ड्रोजोफिला के अंदर भी आप देख के बता लेते हो। जो फीमेल्स होती हैं दे आर लार्ज इन साइज, जो मेल होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज। तो यह है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसके अलावा लॉट्स ऑफ फिजिकल वेरिएशन, जैसा हमने कहा था ना, मटर के अंदर भी बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं जो पढ़ सकते हो। ऐसे ही ड्रोजोफिला के अंदर भी बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं जो पढ़े जा सकते हैं। तो इट हैज लॉट्स ऑफ फिजिकल वेरिएशन। और क्या फायदा है इसको पढ़ने का? टू वीक्स की लाइफ साइकिल है, मतलब वो ड्रोजोफिला खुद अंडे से पैदा हुआ है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो नए बच्चे बना सकता है। तो सिर्फ 2 वीक की लाइफ साइकिल है और उसमें ये बहुत सारे अंडे देता है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। हमने कहा था जितने ज्यादा बच्चे, जितना बड़ा डेटा सेट पे आप काम करोगे, उतना ज्यादा आपके रिजल्ट्स की क्रेडिबिलिटी होगी, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट मान्य होगा। ठीक है, तुमने 10 ड्रोजोफिला पे काम करके रिजल्ट दिया, तुमने 1000 पे काम करके दिया, 1000 वाले रिजल्ट को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो 2 वीक की लाइफ साइकिल है, 2 हफ्ते में वो नए बच्चे बनाता है और बहुत सारे बच्चे बनाता है। इट इज इजी टू ग्रो इन लैब। जैसे मटर के पौधे उगाने आसान है, उनपे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी आसान है, ऐसे ही ड्रोजोफिला को भी लैब में ग्रो करना बड़ा आसान है। इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। तुम सब ने नोटिस किया होगा, घर पे जो फल रखे होते हैं, सबसे ज्यादा केले पे नोटिस किया होगा। केला रखा हुआ है, 2-3 दिन हो गया, तुमने नहीं खाया, तो केले के ऊपर एक अलग से एक मक्खी आके भिनभिनाने लगती है। वो नॉर्मल वाली मक्खी नहीं है, हाउस फ्लाई नहीं है, वो मस्का डोमेस्टिका नहीं है, वो एक दूसरे टाइप की छोटी सी ट्रांसपेरेंट सी मक्खी आ जाती है। कभी कभी ब्राउनिश दिखती है, कभी कभी येलोइश दिखती है, कभी कभी उसकी लाल सी आंखें दिखती हैं। तो वो मक्खी है ड्रोजोफिला। बचपन से देखते आ रहे हो तुम, बट तुम्हें कभी पता नहीं था वो यही गैंगस्टर है। तो आप इसे सिंपल मीडियम में, मकई का आटा होता है उसे पानी में घोलते हैं, उसमें ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डालते हैं, विटामिन, न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड सब डालते हैं, उस पर ये ग्रो कर सकती है लैब में। तो इस तरीके से ये सारे फायदे हैं ड्रोजोफिला को यूज करने के। क्रोमोसोम नंबर कम है, लो पावर माइक्रोस्कोप से पढ़ सकते हो, माइक्रोस्कोप में देख के बता सकते हो वो मेल है या फीमेल, बहुत सारे फिजिकल वेरिएशन है, सिर्फ 2-2 हफ्ते में नए नए बच्चे मिलते जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, सिंपल मीडियम पे आराम से ग्रो करते रह सकते हैं। और तो और इसका एक और फायदा, इनकी मेल में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। मेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो जो भी वेरिएशन आएगा वो हमेशा मदर से ही आएगा।
फादर के थ्रू वेरिएशन नहीं आते, सिर्फ मदर के थ्रू वेरिएशन आएंगे। तो इतने सारे फायदे हैं हमारे ड्रोजोफिला के, ठीक है। सिंगल व्यू में देख लो एक बार, दीज आर ऑल दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ड्रोजोफिला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मॉर्गन ने किया क्या? तो मॉर्गन ने जो कैरेक्टर लिए हैं ये थे सारे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। इनको पता था कि ये जो कैरेक्टर ले रहे हैं उसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, ये उनको पता था। ये सारे कैरेक्टर्स कहां पर हैं? इनकी जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर है। इसलिए इनको हम कह रहे हैं एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। अब हमने कहा था हर कैरेक्टर के वेरिएशंस को आप ट्रेट बोलते हो। अब एक ट्रेट डोमिनेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंट होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है, या डोमिनेंट दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताना कि डोमिनेंट होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा, हेट्रोजाइगस में होगा, या दोनों कंडीशन में हो सकता है। फिर थे कुछ ट्रेट्स रिसेसिव। यहां जितने भी प्लस लगाए ना, प्लस का मतलब होता है वाइल्ड टाइप। प्लस का मतलब है वाइल्ड टाइप, जो पॉपुलेशन में पहले से सबसे ज्यादा हो। और इन सब को एनसीईआरटी में मॉर्गन ने कहा था म्यूटेंट टाइप। म्यूटेंट टाइप मतलब जो वेरिएशन से बने, जो किसी ना किसी म्यूटेशन से आए हैं। तो ये चीज बताइए कि डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। प्लस का मतलब डोमिनेंट और बिना प्लस का रिसेसिव। हमने मेंडल के टाइम पे क्या पढ़ा था कि डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं होता। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा डोमिनेंट वाला ही कैपिटल लेटर यूज करें। यहां पे कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं हो रहा, दोनों ही स्मॉल लेटर्स हैं। लेकिन ब्राउन बॉडी इज डोमिनेंट ओवर येलो बॉडी कलर, तो जो डोमिनेंट उस पर प्लस लगा दिया क्योंकि वो वाइल्ड टाइप है, वो पॉपुलेशन में पहले से है, लार्ज क्वांटिटी में है। और म्यूटेशन के बाद कोई ना कोई मेंबर बने जो रिसेसिव थे येलो। ऐसे ही रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट आई कलर, तो डब्ल्यू के ऊपर प्लस है, प्लस वाले डोमिनेंट मेंबर्स हैं। और विंग का टाइप, कुछ में नॉर्मल विंग्स और कुछ में कंपैरेटिवली बहुत छोटे विंग्स होते हैं। तो ये हैं सारे के सारे ड्रोजोफिला के फीचर्स, इनको स्टडी किया गया है। टेबल को एकदम साफ साफ ड्रॉ करना, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है यहां से। मैंने बार बार कहा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चंस आएंगे। वो सिंपली पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। अब हो सकता है 3 डोमिनेंट और इसमें से कोई एक रिसेसिव मेंबर आ जाए, या हो सकता है कि 3 रिसेसिव ट्रेट दे दे, इनमें से कोई एक डोमिनेंट ट्रेट दे दे। या वो सिंपली पूछ सकते हैं कि भाई विच पेयर बिलोंग्स टू आई कलर। अब उसमें अगर तुम चूज कर दोगे ब्राउन एंड येलो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो बॉडी कलर के टाइप्स हैं। तो ये डायरेक्टली याद रखना। और ये सारी जीन पूछी जाएंगी कौन से क्रोमोसोम पर है ड्रोजोफिला के, तो ये रहा आंसर, एक्स क्रोमोसोम पर है ड्रोजोफिला के। तो एवरीथिंग इज हेयर, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, ये कैसे क्रॉसेस हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉसेस हैं। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या पढ़ा था हमने? करेक्ट, 2 मोनो हाइब्रिड्स को एक साथ आप पढ़ रहे हो। तो इन्होंने एक क्रॉस किया जहां इन्होंने बॉडी कलर और आई कलर को स्टडी किया। इन्होंने सेकंड क्रॉस पढ़ा जहां आई कलर और विंग टाइप को स्टडी किया। और तुम्हें क्या रिजल्ट याद रखना है, F2 प्रोजेनी में क्या क्या परसेंटेजेस आई हैं, तुम्हें बस ये याद रखना है। कि F2 प्रोजेनी में हमेशा से हम क्या पढ़ रहे हैं, हमेशा F2 एनालाइज करते हैं।
हमेशा ही हम F2 को देखते हैं, तो यहां पे भी सेम चीज है। तुम्हें F2 जेनरेशन में बस ये याद रखना है क्या क्या परसेंटेजेस हैं। तो जब इन्होंने बॉडी कलर आई कलर क्रॉस कराया तो F2 प्रोजेनी में 98.7% पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे। सिर्फ 1.3% बच्चे थे जो नए टाइप के थे, जो रिकॉम्बिनेंट थे। रिकॉम्बिनेंट का नंबर कैसा है? कम है। इसका मतलब बॉडी कलर आई कलर की जीन्स बहुत पास होंगी। और आई कलर और विंग टाइप में देखा कि पेरेंटल 62.8 है, रिकॉम्बिनेंट 37.2 है। इसका मतलब हमने क्या कहा था, अगर रिलेटिवली रिकॉम्बिनेंट का नंबर बढ़ गया है, पेरेंट का नंबर कंपैरिजन में कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जीन्स थोड़ा दूर दूर हैं। तो ये चीज मॉर्गन ने प्रूव करके सीधा मॉर्गन का रिजल्ट याद रखना है कि यहां पे पेरेंटल परसेंट कितनी है, यहां रिकॉम्बिनेंट परसेंट कितनी है। ठीक है, सीधा सीधा तुम ये याद रख लो, रिकॉम्बिनेंट इधर 1.3 और इसका 37.2 परसेंट है ना, तो 100 माइनस 1.3 कर दो तो पेरेंटल आ गया। 100 माइनस 37.2 कर दो तो ये पेरेंटल आ गया। परसेंट मतलब 100 में से 1.3 रिकॉम्बिनेंट परसेंट हटा दो तो ये बन जाएगा। 100 में से 37.2% हटा दो तो पेरेंटल बन जाएगा। तो इन दोनों को भी अगर तुम सिर्फ याद रख लोगे ना, इन दोनों को याद रख लो तो तुम्हारा काम बना रहेगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा that the genes for eye color and wing type show what percentage of recombinant या what percentage of parental. Genes for body color and eye color shows what percentage of parental या what percentage of recombinant. कोई मुश्किल सवाल नहीं आते इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हम खाली क्रॉस ए से सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम क्रॉस ए से सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये वाला क्रॉस ए हमारा किसकी बीच में था? बॉडी कलर एंड आई कलर का डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, साथ साथ ही चलते हैं मेरे। सबसे पहले चाहिए हमें पेरेंट। फीमेल जो होती हैं ड्रोजोफिला में, दे हैव 2x क्रोमोसोम्स। जैसे हम है ना, बिल्कुल हमारे जैसा कॉन्सेप्ट है ड्रोजोफिला में। अगर एक ह्यूमन मेल है तो वह XY क्रोमोसोम रखता है, अगर एक ह्यूमन फीमेल है तो वह XX क्रोमोसोम रखती है। सेम चीज यहां पर है, पेरेंट मेल XX, सॉरी फीमेल XX, और जो मेल है उसके पास X क्रोमोसोम। और Y क्रोमोसोम का ना ये सिंबल है, Y क्रोमोसोम को ऐसे शो किया जाता है, ये सिंबल है इसका। अब फीमेल जो ली इन्होंने वो रिसेसिव ली। फीमेल हैड येलो बॉडी एंड द फीमेल हैड वाइट आई, तो होमोजाइगस Y, होमोजाइगस W। मेल जो था वो डोमिनेंट था, तो मेल हैड ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। अब हमने क्या कहा कि ये जो जीन है, द जीन इज प्रेजेंट ओनली ऑन X क्रोमोसोम, ये जीन Y क्रोमोसोम पर नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमने Y पे इसको नहीं बनाया है। ठीक है, फिर हमें पता है नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है हमारा, गुड, गैमीट फॉर्मेशन। तो फीमेल से जितने भी एग बनेंगे, फीमेल के सारे एग्स के अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, एक X क्रोमोसोम है, और हर X के अंदर क्या मिलेगा, Y के साथ W। कुछ यहां पे वेरिएशन नहीं है,
मेल बनाएंगे स्पर्म, लेकिन स्पर्म दो टाइप के बनते हैं। 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम, 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन मेल के लिए 10th में पढ़ा है तुमने, ये दिमाग मत खुजलाओ बैठ के। 10th में ये पढ़ा हुआ है कि एक ह्यूमन मेल जो एक्स वाई होता है वो दो टाइप का स्पर्म बनाता है। 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम, 50% स्पर्म में वाई। तो ड्रोजोफिला में भी यही है। अगर एक्स क्रोमोसोम है तो वो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस के अलील्स कैरी कर रहा है, और कैपिटल वाई है तो उसके पास वो अलील्स नहीं है। फिर हमें पता है नेक्स्ट जनरेशन में क्या चाहिए हमें, F1। F1 कैसे आएंगे? हो सकता है इस एग को इस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया हो। एग है एक्स, एग के पास क्या है, वाई और डब्ल्यू, और स्पर्म अगर एक्स वाला आ रहा है, स्पर्म के पास भी एक्स था, तो ये क्या कैरी कर रहा है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। तो ये एक्स एक्स क्या बनेगी, ये बनेगी एक डॉटर। और इस डॉटर के पास क्या है, स्मॉल वाई, वाई प्लस, वाई प्लस डोमिनेंट है तो ब्राउन बॉडी बनेगी। डब्ल्यू प्लस डोमिनेंट है तो रेड आई कलर बनेगा। तो ये डॉटर कैसी हो गई, ब्राउन बॉडी रेड आई डॉटर। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि इस एग का फर्टिलाइजेशन वाई वाले स्पर्म से हुआ, तो जो मम्मी का एक्स है, जो मम्मी का एग है, वो तो वाई डब्ल्यू कैरी कर रहा है, पापा के स्पर्म से आ गया क्रोमोसोम वाई, तो ये बन जाएगा अब एक बेटा। ये माता, ये पिता, एक्स एक्स बनी डॉटर, एक्स वाई बना सन। और कैसा सन, इसकी येलो बॉडी हो जाएगी और इसकी वाइट आंखें हो जाएंगी। तो येलो बॉडी वाइट आई बेटा बन चुका है, जो मम्मी का फीचर था। ब्राउन बॉडी रेड आई बेटी बन चुकी है, जो पिताजी का फीचर था। कोई बात नहीं, फ्यूचर निकल गया, गलती हो जाती है। तो क्या देख रहे हैं हम, मम्मी के फीचर्स बेटे में दिख रहे हैं, पापा का फीचर बेटी में दिख रहा है। तो इधर से इधर, इधर से इधर, मम्मी की चीज बेटे में जा चुकी है, पापा की चीज बेटी में। मॉम का फिनोटाइप सन दिखा रहा है, पापा का फिनोटाइप उनकी बेटी दिखा रही है। ऐसे इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रॉस, पापा का डॉटर में, मम्मी का बेटे में, तो इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या लिया, तुम्हारे दिमाग में खुजली मच रही है, पता चल रहा है मुझे देख के। दिमाग में तुम्हारे खुजली मच रही है क्योंकि तुम साथ साथ नहीं चलते, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते हो। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम नीट वगैरह क्रैक करो, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें चीजें समझ में आए, तो जब टीचर जो बोलता है उसको मन में बिठाने की कोशिश करो। तुम उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हो सुन के कि ये क्या है, ये क्यों है। ऐसा मत करो, जो जो टीचर बोल रहा है उसको इमेजिन करो, उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, तब तुम एक रैंकर बच्चा बन जाओगे। तो हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस बिटवीन बॉडी कलर एंड आई कलर। ये पहला क्रॉस देख रहे हैं हम। डोमिनेंट ब्राउन है, रिसेसिव येलो, डोमिनेंट रेड है, रिसेसिव वाइट। हम बॉडी कलर आई कलर का क्रॉस ए देख रहे हैं। तो हमने पहले पेरेंट लिया, मम्मी बाय डिफॉल्ट रिसेसिव है, पापा बाय डिफॉल्ट डोमिनेंट लिए उन्होंने। जब पिताजी डोमिनेंट हैं तो ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ है,
मम्मी होमोजाइगस रिसेसिव है, येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ। मम्मी से सारे एग एक टाइप के बन रहे हैं, पापा के अंदर दो टाइप के स्पर्म बन रहे हैं। अब या तो एक्स वाला स्पर्म फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, तो एक्स एक्स की वजह से डॉटर, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस की वजह से ब्राउन बॉडी रेड आए, या ये एग वाई वाले स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, तो एक्स वाई बेटा बनेगा, सन बनेगा, मेल बनेगा, जिसके पास येलो बॉडी और व्हाइट आई है। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स हैं, वाई क्रोमोसोम पर नहीं। तो ये बन गए मेरे F1 के मेंबर्स। सिंगल व्यू देख लो। क्रिस क्रॉस का बस ये मतलब है कि मम्मी का फीचर बेटे में, पापा का फीचर डॉटर दिखा रही है। इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो यहां पे मेरा क्या आ चुका है, मेरा F1 भी आ गया। अब चलते हैं गाड़ी को लेके आगे F2 पर। F2 पर हमें जाना है, लेकिन F2 पर जाने से पहले मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या पता होना चाहिए, F1 के गैमीट्स पता होने चाहिए। तो जो मेरी फीमेल है, फीमेल की कंडीशन क्या है मेरी, वाई वाई प्लस डब्लू डब्लू प्लस, ये फीमेल की कंडीशन है। और मेल की कंडीशन क्या थी मेरी, वाई डब्लू के साथ क्रोमोसोम वाई, यही कंडीशन थी। वाई वाई प्लस डब्लू डब्लू प्लस, और वहां वाई डब्लू के साथ कैपिटल वाई। फीमेल जो है, फीमेल के पास है एक्स क्रोमोसोम। इस एक्स पे क्या है, वाई है। एक एक्स पे वाई के साथ स्मॉल डब्लू है, तो ये हमने बनाया स्मॉल वाई, और ये इसके साथ बना दिया स्मॉल डब्लू। और दूसरे पे क्या है, वाई प्लस डब्लू प्लस। ये है फीमेल की कंडीशन। क्या होगा इनके बीच में, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर चली, तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या आएगा, वीडियो को पॉज करो और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद का रिजल्ट अपने आप ड्रॉ करो। वीडियो को पॉज करो और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट अपने आप लिखो, फिर वीडियो रीस्टार्ट करना। नहीं मानोगे बात तो दिक्कत आएगी आगे, ठीक है। ये बाहर तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो ये y और w ही रहे। यहां पे ये जो y है, ये वाला y क्रॉसिंग ओवर से जुड़ गया w प्लस में, तो इधर तो y है लेकिन नीचे w प्लस आ चुका है। ऐसे ही ये वाला y प्लस जुड़ चुका है w से, इधर तो y प्लस है लेकिन नीचे आ चुका है w, और बाहर तो कोई चेंज नहीं गया, तो ये y प्लस डब्ल्यू प्लस ही रहे, नो चेंज। मेल की कंडीशन अगर हम देखें, तो एक Y क्रोमोसोम है और दूसरा X क्रोमोसोम। ये Y क्रोमोसोम है, ये X क्रोमोसोम है। इनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। हमने कहा मेल में X और Y के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो यहां नो क्रॉसिंग ओवर। यहां से क्या कंडीशंस आएंगी, एक क्रोमैटिड से कंडीशन क्या बनेगी, ये एक क्रोमैटिड आपको क्या कंडीशन देगा, Y के साथ W, तो कुछ गेमीट में ये वाला जा रहा है, कुछ में ये क्रोमैटिड जाएगा। क्या जा रहा है यहां पे, Y के साथ W प्लस। कुछ एग में सिर्फ ये वाला क्रोमैटिड जाएगा, Y प्लस के साथ W, और कुछ में ये जाएगा।
क्या है उसके पास, y प्लस डब्ल्यू प्लस। तो फीमेल में जो गैमीट बनेंगे वो ये 4 टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं। और ये जो मेल है, अब मेल में y और w तो सेम है बिल्कुल, तो ये x और 50% में जाएगा y। तो मेल इज फॉर्मिंग 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, फीमेल इज फॉर्मिंग 4 टाइप्स ऑफ गैमीट। और ये है वो गैमीट फॉर्मेशन के तरीके। तो ये हमने F1 के गैमीट देख लिए। किसका क्रॉस कराएंगे F2 के लिए, जो F1 के मेंबर्स उनका क्रॉस कराया जाता है। F2 के लिए F1 का क्रॉस कराना है, इस फीमेल का क्रॉस इससे कराना है। अब ये आपस में भाई बहन है, टेक्निकली देखा जाए तो ये पापा मम्मी, तो ये दोनों आपस में कौन है, भाई बहन है। तो इनका क्रॉस कराना है। यहां पे सेल्फ क्रॉस नहीं हो सकता, फीमेल को फीमेल से और मेल को मेल से तो नहीं करा सकते, मेल फीमेल का ही तो क्रॉस कराओगे। तो इनका क्रॉस कराना है अब हमें। तो F2 के लिए आपको क्या कराना है, F1 की फीमेल का क्रॉस F1 का मेल। यहां पे इस क्रॉस को हम बोलते हैं सिबलिंग क्रॉस, क्योंकि आपस में सिबलिंग मतलब भाई बहन, तो ये भाई बहन है। प्लस एक और चीज क्या दिख रही है, F1 कैसा है मेरा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और ये मेरा कैसा है, रिसेसिव, हेमीजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस नहीं है मेल, एक्स की कॉपी नहीं है, एक्स और वाई अलग अलग है। तो मेल को यहां पे हम बोलते हैं हेमीजाइगस रिसेसिव। तो अगर कभी कहते हैं ना टेस्ट क्रॉस कराना है, तो यही यहां पे टेस्ट क्रॉस का काम भी कर रहा है। यहां पे यही F1 का क्रॉस जो आप करा रहे हो, भाई बहन का क्रॉस है तो सिबलिंग क्रॉस, एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को आप रिसेसिव से क्रॉस करा रहे हो, तो यही यहां पे टेस्ट क्रॉस भी है। तो यहां पे F2 के लिए ये दोनों का क्रॉस कराना है। तो F1 के जो 4 गैमीट्स थे उनका क्रॉस कराना है F1 मेल के 2 गैमीट्स से, ठीक है, तब जाके F2 आएगा। F1 की फीमेल ने क्या गैमीट्स बनवाए थे, एक एक्स क्रोमोसोम, इस एक्स पे Y और W अलील है, सेकेंड एक्स क्रोमोसोम, इसके पास Y प्लस W प्लस अलील है, फिर एक और एक्स क्रोमोसोम, इस पे Y प्लस के साथ W अलील है, एंड लास्ट एक्स क्रोमोसोम जिसपे Y के साथ W प्लस अलील है। ये है F1 के फीमेल के 4 गैमीट्स। मेल के गैमीट क्या क्या थे, मेल के पास या तो खाली एक्स क्रोमोसोम होगा, या मेल के पास खाली Y क्रोमोसोम होगा, और X में खाली यहां पे Y और W ही है, ठीक है। टेबल बना लो, टेबल के फॉर्म में देखेंगे अब इसे हम। देखते जाओ साथ साथ, स्लोली स्लोली करा रहा हूं बार बार। फीमेल बनाई, मेल फीमेल, उनका क्रॉस से 2 F1 आ गए। F1 में देख लिया क्या क्या गैमीट्स बनेंगे, तो फीमेल में 4 टाइप का गैमीट, मेल में 2 टाइप का गैमीट। F2 के लिए इन दोनों का क्रॉस कराना है, तो ये भाई बहन है इसलिए सिबलिंग क्रॉस,
हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं, तो टेस्ट क्रॉस भी यही है। 4 गैमीट फीमेल के पास, 2 गैमीट मेल के पास, तो यहां पर 16 नहीं, यहां पे 8 का क्रॉस बनेगा। यहां पे 8 का बच्चे, 8 टाइप के बच्चे बनेंगे। क्या क्या, अब देखते हैं। पहले इधर मम्मी से आया एक्स क्रोमोसोम, ऊपर पापा से आया एक्स क्रोमोसोम। मम्मी ने क्या पास किया है, वाई डब्ल्यू वाले अलील, पापा ने भी पास किया वाई डब्ल्यू वाले अलील। एक्स एक्स होने की वजह से ये फीमेल है। कैसी फीमेल, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल। यहां पर क्या होगा, मम्मा ने एक्स पास किया, फादर ने वाई, मम्मी से वाई और डब्ल्यू मिला है, तो ये एक मेल है विच इज येलो बॉडी वाइट आई। ठीक है, एक बेटा एक बेटी। नेक्स्ट, अगेन पहले हमेशा मम्मी वाला लिख रहे हैं। मम्मी ने एक्स पास किया, नीचे फादर का एक्स। अब मम्मी ने तो पास कर दिया वाई डब्ल्यू, पापा से आया, मम्मी से वाई प्लस डब्ल्यू प्लस पापा से वाई डब्ल्यू, तो ये एक बेटी बनेगी, लेकिन कैसी, ब्राउन बॉडी विद रेड आई कलर। मम्मी का एक्स, पापा का वाई क्रोमोसोम, मम्मी ने पास किया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो ये बेटा कैसा हो गया, ब्राउन बॉडी रेड आई कलर। एक बेटा एक बेटी। इस बॉक्स पे आते हैं, मम्मी का एक्स, पापा का एक्स, मम्मी क्या कैरी कर रही है, वाई प्लस के साथ डब्ल्यू, और पापा तो हमेशा वाई डब्ल्यू ही दे सकते हैं। अब आया मजा, कैसे, वाई प्लस और वाई में डोमिनेंट है वाई प्लस, तो बॉडी का रंग हो गया ब्राउन, लेकिन दोनों ही रिसेसिव डब्ल्यू हैं, तो आंखों का रंग हो गया वाइट, तो ये बना एक रिकॉम्बिनेंट। ये बेटी है एक्स एक्स, ऐसे ही मदर का एक्स, फादर से वाई क्रोमोसोम, तो क्या हो गया, ये वाई प्लस के साथ डब्ल्यू, बॉडी का रंग ब्राउन लेकिन आंखों का रंग सफेद। ऐसा तो कोई पेरेंट नहीं था कभी भी। और लास्ट में क्या मिल रहा है, मम्मी का एक्स, पापा का एक्स, मम्मी का एक्स, पापा का वाई, तो वो बेटा ये बेटी। अब मम्मी ने क्या दिया, वाई के साथ डब्ल्यू प्लस, मम्मी ने दिया वाई के साथ डब्ल्यू प्लस, पापा दे रहे हैं वाई डब्ल्यू, और उधर कैपिटल वाई क्रोमोसोम पे कुछ भी नहीं है। होमोजाइगस वाई की वजह से येलो बॉडी कलर, लेकिन डब्ल्यू प्लस की वजह से रेड आई कलर। सेम चीज यहां पर, येलो तो बॉडी है लेकिन आंखों का रंग हो गया रेड, येलो बॉडी रेड आई। तो यहां पे साफ साफ क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, ये जो 4 मेंबर्स हैं मेरे, जहां मैंने स्टार लगा दिया है वो कौन सा टाइप है मेरा, ये 4 है मेरे पेरेंटल टाइप। पेरेंट कैसे थे, येलो बॉडी व्हाइट आई पेरेंट, ब्राउन बॉडी रेड आई पेरेंट। F1 में भी क्या था, ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, लेकिन यहां पर जो बच्चे हैं, जो येलो व्हाइट और ब्राउन रेड का कॉम्बिनेशन है, वो तो पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो 4 बच्चे हैं, ये जो 4 बच्चे हैं, ये पेरेंट जैसे नहीं हैं।
तो इनको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप। वो 4 बच्चे हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो ये है मॉर्गन का डाई हाइब्रिड क्रॉस। 4 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं। एक बेटी येलो व्हाइट, एक बेटी ब्राउन रेड, एक बेटा येलो व्हाइट, एक बेटा ब्राउन रेड। तो पेरेंटल टाइप कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 50%। रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई रिकॉम्बिनेंट, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई रिकॉम्बिनेंट, एक बेटा एक बेटी। येलो बॉडी के साथ रेड आई बेटी, येलो बॉडी के साथ रेड आई बेटा। क्या है ये? रिकॉम्बिनेंट। तुम्हें क्या लिख के लग रहा है? तुम्हें देख के साफ साफ लग रहा है कि 50% पेरेंटल टाइप, 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप। तुम्हें यह देख के लग रहा है। बट मॉर्गन का असली रिजल्ट क्या था? मॉर्गन का असली रिजल्ट क्या था? मॉर्गन ने यह देखा, उनके पास बहुत सारी मक्खियां हैं। कुछ मक्खियां हम बना देंगे ऐसे ब्राउन बॉडी, ब्राउन के लिए ऑरेंज कलर दिखा रहा हूं यहां पे। आई कलर इनका रेड कर देते हैं। ये हो गई ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, और क्या मिले उनको? कुछ मेंबर्स कैसे थे? कुछ मेंबर्स थे F2 में जिनकी येलो बॉडी व्हाइट आई है। येलो बॉडी व्हाइट आई, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं ये। ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी व्हाइट आई। तो ये सारे क्या हैं? पेरेंटल टाइप की मक्खियां F2 में। लेकिन उनको ऐसी मक्खियां भी मिली, कुछ मक्खियां ऐसी हैं जिनकी बॉडी तो ब्राउन है लेकिन इनकी आंखें वाइट हैं। और कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनकी बॉडी येलो है लेकिन आंखें रेड हो गई। येलो बॉडी रेड आई कलर। तो यहां पे टोटल क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? क्या क्या चीजें आप देख पा रहे हो? आपके पास ये एक मेंबर हमने बनाया, ये हम किसके लिए बना रहे हैं? ब्राउन बॉडी और रेड आई के लिए। ये हमने क्या बनाया? येलो बॉडी और वाइट आई। और ये दोनों ही मेरे टाइप कैसे हैं? पेरेंटल वाले टाइप्स हैं। ये भी पेरेंटल, ये भी पेरेंटल। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो इसके बॉडी तो ब्राउन है लेकिन इसकी आंखें वाइट हैं। ये पेरेंट नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। अगर मैं इसको देखूं तो बॉडी तो येलो है लेकिन आंखें हैं इसकी लाल।
तो ये भी मेरा एक रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो मॉर्गन को भी F2 में बहुत सारे बच्चे मिले, किसी की ब्राउन बॉडी रेड आए, किसी की येलो बॉडी व्हाइट आए, किसी की येलो बॉडी रेड आए, किसी की ब्राउन बॉडी व्हाइट आए। जो पेरेंट जैसे थे उनको पेरेंटल बोल दिया, और जो रिकॉम्बिनेंट थे, पेरेंट से हटके थे, उनको रिकॉम्बिनेंट बोल दिया। अब तुम खुद देखो यहां पे, क्या ये 50-50% में नजर आ रहे हैं तुम्हें? क्या तुम्हें ये एग्जैक्ट 50% नजर आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। यहां पर हमें लग रहा है 50-50% है, यहां हमें देख के लग रहा है 50-50% चांस है, बट ये रियलिटी नहीं थी। मॉर्गन को रियलिटी क्या मिली? इस टाइप की कुछ रियलिटी थी मॉर्गन की। मॉर्गन ने जब अपना क्रॉस ए पूरा किया, तो जब उन्होंने F2 के फिनोटाइप्स देखे, तो अगर मान लो 1000 मक्खियां थी, F2 में अगर 1000 मक्खियां थी, तो उस 1000 में से 987 मक्खियां ऐसी थी जो किसी ना किसी पेरेंट को रिजेंबल कर रही थी, और सिर्फ 13 मक्खियां थी जो पेरेंट जैसी नहीं थी, रिकॉम्बिनेंट थी, सिर्फ 13 मक्खियां। जैसे मेरे इस रिजल्ट में मान लो मैंने इतने सारी मक्खियां बनाई, तो मेरे में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। मेरे वाले में, मेरे इस डायग्राम में मुझे क्या दिख रहा है कि 29 मेंबर्स मेरे में पेरेंटल जैसे हैं, और मेरे इस डायग्राम में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे इस डायग्राम में 11 मेंबर्स मैंने रिकॉम्बिनेंट बनाए। टोटल बच्चे कितने हैं मेरे? 40। टोटल मैंने बनाई है 40 मक्खियां। इन 40 मक्खियों में से मुझे 29 पेरेंटल और मुझे 11 रिकॉम्बिनेंट दिख रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मॉर्गन को क्या रिजल्ट मिला कि 1000 मक्खियों में से 987 है जो पेरेंट जैसी हैं, 13 है जो रिकॉम्बिनेंट जैसी हैं। तो मॉर्गन ने इसके बेसिस पर कॉन्सेप्ट दिया रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज का। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिया मॉर्गन ने। इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसी का दूसरा नाम है क्रॉस ओवर वैल्यू। तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों में तुम्हें कुछ कुछ मार्क्स मिले। अब मैं पूछूंगा एक सब्जेक्ट का परसेंटेज क्या है, तो तुम कैसे निकालते हो? उस एक सब्जेक्ट का परसेंट अपॉन टोटल। तो ऐसे ही ये भी सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करोगे रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज? टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। सिंपल मैथ्स। भाई मॉर्गन ने क्या देखा? 13 बच्चे 1000 में से रिकॉम्बिनेंट है, तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज क्रॉस ए के अंदर क्या बन गई थी? 1.3%। 13 अपॉन 1000 इंटू 100। क्रॉस बी में उन्होंने देखा होगा 372 बच्चे मिले होंगे, तो 372 अपॉन 1000 इंटू 100। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मॉर्गन ने दिया। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या क्रॉस ओवर वैल्यू। क्रॉसिंग ओवर से बच्चे बन रहे हैं ना, तो इसलिए इसको बोला गया क्रॉस ओवर वैल्यू। तो मॉर्गन ने सिंपली क्या देखा? जब इन्होंने क्रॉस ए किया
Y और W का क्रॉस, तो इन्होंने F2 में क्या देखा? 13 रिकॉम्बिनेंट आउट ऑफ 1000 बच्चे इन 200, तो क्या आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली? 1.3%। सेम तरीके से क्रॉस भी किया इन्होंने कि रिसेसिव मदर ली, डोमिनेंट पेरेंट लिया, उनके F1 आए, F1 का क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसे ही बनेगा, लेकिन F2 के रिजल्ट बदल गए। W और M जीन के क्रॉस को जब स्टडी किया तो F2 में इनको मिले 372 रिकॉम्बिनेंट्स। हजार बच्चों में से इंटू 100 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 37.2%। तो इसलिए ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज याद रखनी है। यहां पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1.3%, यहां पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस 37.2%। ठीक है। एनसीईआरटी का क्रॉस ए, ये क्या है हमारी? फीमेल, येलो बॉडी वाइट आई। ये है हमारा मेल, वाइल्ड टाइप, ब्राउन बॉडी रेड आई, मेल। F1 में कौन मिला इनको? डॉटर कैसी है? ब्राउन बॉडी रेड आई डॉटर हो चुकी है, येलो बॉडी वाइट आई सन हो चुका है। इस डॉटर से 4 गैमीट्स बन सकते हैं, एक गैमीट YW, एक गैमीट Y+W+, एक गैमीट Y+W और एक गैमीट YW+। ये 4 गैमीट। और मेल से क्या बनेंगे? खाली 2 गैमीट, YW या फिर सिंपली Y। तो जाके F2 में क्या क्या देखा? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऊपर सारे मेल दे दिए एक साथ, ये सारे मेल्स हैं इनमें और ये नीचे सारी फीमेल्स हैं इनमें। हमारे केस में हमें क्या दिख रहा है? मैच करते जाते हैं। हमारे पास मेल में कौन कौन है? येलो वाइट मेल, ब्राउन रेड मेल। तो ब्राउन रेड मेल तो ये वाला हो गया, वाइल्ड टाइप जिसको लिखा है, ये हमारा ब्राउन रेड मेल हो गया। और ये हमारे येलो वाइट मेल, तो ये दोनों हमारे डायग्राम में आ चुके हैं। बाकी 2 मेल कैसे हैं? ब्राउन के साथ वाइट, येलो के साथ रेड। ये है वो ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई वाला मेल और येलो बॉडी के साथ रेड आई वाला मेल। तो ये हो गए चारों मेंबर्स। फीमेल में क्या क्या है? येलो वाइट फीमेल, ब्राउन रेड फीमेल। येलो वाइट फीमेल हो गई, ये रही ब्राउन रेड फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल, वो ये है। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगा? दूसरी तरफ अगर हमें देखना हो तो ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई फीमेल है, ब्राउन बॉडी के साथ Y+ है ना, तो ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई फीमेल है। और साथ में कौन है? येलो बॉडी के साथ रेड आई फीमेल, येलो बॉडी के साथ रेड आई फीमेल। तो इन्होंने बस टेबल को थोड़ा अलग दिया है, इनमें मेल ऊपर है, फीमेल नीचे, राइट में रिकॉम्बिनेंट, लेफ्ट में पेरेंटल। और हमारे डायग्राम में बस क्या डिफरेंस दिख रहा है? हमारे डायग्राम में
हमारे डायग्राम में ये जो ऊपर वाले सारे मेंबर्स हैं, ये जो 4 स्टार मार्क वाले हैं, हमारे में ये चारों पेरेंटल, नीचे चारों रिकॉम्बिनेंट, लेफ्ट में मेल राइट में फीमेल। और रियल रिजल्ट क्या आया? ये जो चारों पेरेंटल टाइप्स हैं, पेरेंटल टाइप्स कितने थे? 987। रिकॉम्बिनेंट कितने थे? 13। तो बस यही है मॉर्गन का क्रॉस। क्रॉस बी में ये रहे हमारे पेरेंट्स। अब क्रॉस बी क्या था? व्हाट वाज क्रॉस बी? विंग टाइप और आई कलर। आई कलर और विंग टाइप का क्रॉस है। आई कलर और विंग टाइप, तो यहां डब्ल्यू और एम यूज होंगे। सेम टाइप का क्रॉस है पूरा। तो फीमेल कैसी है? वाइट आई मिनिएचर विंग। और ये कैसा हो जाएगा? रेड आई नॉर्मल विंग। F1 में क्या मिला? कैसी हो चुकी है डॉटर? वाइल्ड टाइप, W प्लस है। रेड आई नॉर्मल विंग फीमेल, वाइट आई मिनिएचर विंग मेल। F2 में क्या मिला? ऊपर हैं सारे के सारे मेल्स, तो एक मेल पूरा वाइल्ड टाइप, एक मेल पूरा रिसेसिव टाइप। ये वाला कैसा है? W प्लस, तो रेड आई मिनिएचर विंग मेल। ये कैसा है? वाइट आई नॉर्मल विंग्ड मेल। तो चारों टाइप के मेल आ गए। प्योर डोमिनेंट फीमेल, प्योर रिसेसिव फीमेल। फिर W प्लस, रेड आई मिनिएचर वाली फीमेल और वाइट आई नॉर्मल विंग वाली फीमेल। लेकिन अब रिजल्ट कैसे चेंज हुआ? अब जो ये चार है रिकॉम्बिनेंट्स, इनकी परसेंटेज बढ़ गई। मॉर्गन को क्रॉस बी के F2 में अगर 1000 मक्खियां मिली, तो अब इन 1000 मक्खियों में से 628 थी जो पेरेंट जैसी थी, सिर्फ 372 थी जो रिकॉम्बिनेंट जैसी थी। तो रिजल्ट बदल गए। ठीक है, तो ये था क्रॉस बी। आज के लिए लास्ट हेडिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग वापस से हम लिख रहे हैं, ये मॉर्गन का काम नहीं था। ये उनके एक बहुत होनहार शिष्य थे। जैसे तुम लोग मेरे होनहार शिष्य हो, तो मैं तुम्हें चीजें पढ़ा रहा हूं, और तुम में से कई लोग होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे, है ना। पेपर होने के बाद अपने अपने रिजल्ट बताना सारे के सारे, कहाँ मैसेज करना है तुम सबको पता है ये। ठीक, तो अल्फ्रेड स्टर्डमैन, नहीं तो कमेंट बॉक्स में एकदम झड़ी लगा देना कि हम सर के स्टूडेंट हैं, हमने इतने इतने मार्क्स लिए, हम इस कॉलेज में हैं, खूब प्राउड, और पॉसिबल तो मिलेंगे कभी। तो अल्फ्रेड स्टर्टेवांट ने, ये खुद स्टूडेंट थे मॉर्गन के। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। मॉर्गन ने कहां तक काम करके छोड़ा? मॉर्गन ने रिकॉम्बिनेशन परसेंट तक काम करके छोड़ा। मॉर्गन ने बस ये बताया था, मॉर्गन ने बस क्या बताया यहां आते आते? हमने पढ़ा था मॉर्गन ने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था। मॉर्गन ने बता दिया था कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी तो लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन कम है तो लिंकेज ज्यादा। तो मॉर्गन के लिए बस तुम ये लिख सकते हो दैट Y एंड W में रिकॉम्बिनेंट्स कम थे, तो मॉर्गन ने इसके लिए बोला टाइट लिंकेज। W और M के लिए मॉर्गन ने बोला लूज लिंकेज। W और M में रिकॉम्बिनेंट का नंबर ज्यादा है,
वाई और डब्ल्यू में रिकॉम्बिनेंट का नंबर कम है, तो टाइट लिंकेज और लूज लिंकेज ये सारे काम मॉर्गन के थे। लेकिन इनके जो स्टूडेंट थे, इन्होंने एक स्टेप आगे जाके एक नया दिमाग चलाया। इनके स्टूडेंट ने क्या किया? अल्फ्रेड स्टर्टेवांट, he used recombination frequency ये दिमाग मॉर्गन ने नहीं चलाया, मॉर्गन ने तो बस कहा था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल के दे दी। इस स्टूडेंट ने दिमाग चलाया। he used recombination frequency as a measure of distance between two genes on a chromosome and constructed जेनेटिक मैप्स। साफ साफ याद रखना, इन्होंने मॉर्गन की दी हुई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को यूज किया। अपने सर का डेटा देखा, सर ने परसेंटेजेस लिख दी बहुत सारी कि इन दो का ये परसेंटेज, इन दो को क्रॉस कराएंगे तो इतने रिकॉम्बिनेशन, इनको क्रॉस कराएंगे तो इतना रिकॉम्बिनेशन। उन्होंने बहुत सारे परसेंटेजेस दे दी। इन्होंने दिमाग चलाया कि मैं इन परसेंटेजेस को यूज करके इनको डायरेक्ट एज अ मेजरमेंट यूनिट यूज कर सकता हूं, और फिर मैं दो जीन्स को क्रोमोसोम पर मैप कर सकता हूं कि वो पास हैं या दूर हैं। अगर जितना उनका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम, उतना उनका डिस्टेंस कम। तो ये काम किया था अल्फ्रेड स्टर्टवान ने। इन्होंने डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज करके डिस्टेंस की तरह यूज करने लग गए। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक्स में जो यूनिट हम यूज करते हैं, उस यूनिट को कहा जाता है मैप यूनिट। जैसे सेंटीमीटर, मीटर वगैरह सुनते हो ना तुम, ऐसे यहां पे मैप यूनिट है। और यूकैरियोटिक जेनेटिक्स में जो यूनिट है, वो उन्होंने अपने टीचर को ऑनर करके रख दी, सेंटी मॉर्गन। सी छोटा, एम कैपिटल। सेंटीमीटर में सी और एम दोनों छोटे होते हैं, यह है सेंटी मॉर्गन। अगर किसी दो जीन के बीच में 1% रिकॉम्बिनेशन है, तो अल्फ्रेड स्टर्टवान ने क्या किया, उसे सीधे एज 1 सेंटी मॉर्गन कंसिडर कर लिया। मतलब वो कह रहे थे that there will be 1 recombination per 100 meiosis। 100 सेल्स हैं, उन 100 सेल्स में मियोसिस चल रही है, तो 100 में से एक सेल पक्का होगा जो रिकॉम्बिनेंट्स बना के देगा, बाकी 99 पेरेंटल टाइप ही बना के देंगे, बाकी में रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगी। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया, ये दिमाग लगाया। तो ही डायरेक्टली यूज्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। और इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर हम कह रहे हैं 37.2 आपके पास परसेंटेज है मियोसिस की, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 सेल्स हैं जिसमें मियोसिस चल रही है, तो लगभग 37 सेल्स के बच्चे रिकॉम्बिनेंट बनेंगे ही बनेंगे, बाकी पेरेंटल जैसा ही कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो मॉर्गन के रिजल्ट में क्या आया? मॉर्गन ने कहा कि y और w के बीच का डिस्टेंस है 1.3%। तो स्टर्टेवान ने क्या बोला कि इसी को मैं एज इट इज 1.3 सेंटी मॉर्गन ले लूंगा। उन्होंने कहा कि w और m को मैं ले मिला 37.2%, तो इन्होंने कहा इसको मैं एज इट इज ले लूंगा 37.2 सेंटी मॉर्गन। तो इन्होंने एज इट इज इनको यूज कर लिया। तो मॉर्गन
ने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिया और इनके स्टूडेंट ने कहा कि y और w है 1.3, तो y और w होंगे एकदम पास पास, 1.3 सेंटी मॉर्गन। w और m है 37.2। अब अगर मैं इस w को यहां मैं बना देता हूं इसका m, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 37.2, इस तरीके से मैप बना। अब यहां से तुम डायरेक्टली देख सकते हो, यहां एनसीईआरटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। y और m का डिस्टेंस कितना हो गया टोटल? y और m का डिस्टेंस क्या दिख रहा है? 38.5 सेंटी मॉर्गन, है ना? मैथ्स कर लो। इसी को आप क्या बोल सकते हो? 38.5% रिकॉम्बिनेशन। तो F2 का क्रॉस y और m का नहीं है, बॉडी कलर और विंग टाइप का क्रॉस नहीं है, बट तुम उसका फिर भी रिजल्ट देख सकते हो कि अगर बॉडी कलर और विंग टाइप का क्रॉस कराया जाए तो 38.5% रिकॉम्बिनेंट, और इसके अलावा जो भी 100 माइनस करके बचेगा वो हो जाएगा उसका पेरेंटल। तो ये सारा काम किया गया था, ठीक है? बहुत दिमाग वाले काम है। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक मतलब एक्स क्रोमोसोम पर जुड़ी हुई हैं। They were similar to dihybrid crosses of Mendel. Morgan hybridized yellow body white eye female to brown body red eye male. और क्या किया? इंटरक्रॉस किया उनके F1 के बच्चों को। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया that the two genes did not segregate independently of each other. अब F2 का रेशियो 9331 नहीं आया, इसीलिए हमने क्या कहा था? दैट लिंकेज इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने कहा था खाली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, न लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट न लॉ ऑफ डोमिनेंस। मॉर्गन के ग्रुप को पता था कि जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर हैं, पता था उन्होंने। proportion of parental gene were higher than नॉन पेरेंटल टाइप। पेरेंटल और नॉन पेरेंटल 50-50 नहीं आ रहे, जो हमने पनेट स्क्वायर बनाए उसमें तो 50-50 दिख रहे हैं, बट असलियत में प्रोपोर्शन वेरी कर रही थी। तो ही एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन of two genes and coined the term linkage. फिजिकली दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हैं तो वो लिंक्ड ही कहलाएंगी। दूर है रिकॉम्बिनेशन कर सकती हैं, चीटिंग कर सकती हैं, तो लूज लिंकेज। बहुत पास आती जा रही हैं, चीटिंग के चांस कम, रिकॉम्बिनेशन के चांस कम, दूरियां कम, टाइट लिंकेज। मॉर्गन ने क्या देखा? that genes were grouped on the same chromosome. Some genes were tightly linked, showed very low recombination, बहुत कम recombination थी, और जो लूज लिंक थे उनके recombination ज्यादा थे। तो इन्होंने क्या देखा? व्हाइट और येलो को कंट्रोल करने वाली जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन, जबकि आंखों का रंग और विंग को कंट्रोल करने वाली जीन्स 37.2 रिकॉम्बिनेशन। His student Alfred Sturtevant used the frequency between gene as a measure of distance and mapped the position of chromosome. उन्हीं को जेनेटिक मैप्स कहते हैं, ठीक है? नीट 2022 का ही क्वेश्चन है, पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया क्रोमोसोमल मैपिंग पर। कैसे करोगे सॉल्व? पॉज करो और दिमाग लगा के देखो, फिर सॉल्यूशन देखना।
क्या दिया है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड सी इज 5। ए और सी का डिस्टेंस 5 है, बी और सी का डिस्टेंस 15, बी और डी का डिस्टेंस 9, ए और बी का डिस्टेंस 20, सी और डी का डिस्टेंस 24, ए और डी का डिस्टेंस 29। सारे डिस्टेंस दे दिए, आप बताओ कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, हमारा जो क्रोमोसोम है, सबसे कम डिस्टेंस देखो पहले, सबसे कम डिस्टेंस ए और सी का है, तो ए और सी को पास होना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है? ए के साथ डी का डिस्टेंस 29। तो ये ए से डी मेरा हो गया 29, ए से सी हो गया मेरा 5। ऑटोमेटिकली सी से डी का डिस्टेंस कितना है? 24। तो ये सब तो हो गए। अब व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स, कैसे पता चलेगा? बी को देखना जरूरी है ना, अभी बी को नहीं देखा हमने। ए और बी का डिस्टेंस कैसा है? 20। ए और बी का डिस्टेंस है 20। मान लो मैंने बी को यहां बना दिया 20 के डिस्टेंस पे, ए से बी का 20 डिस्टेंस मैंने बना दिया दूसरी तरफ। बी और सी का डिस्टेंस कितना है? बी और सी का डिस्टेंस 15 है, यहां से बी और सी का डिस्टेंस कितना आएगा? 25। तो ये वाली अरेंजमेंट नहीं हो सकती, यहां पे कहीं पे बी मिलेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 15, ऑटोमेटिकली बी का ए से डिस्टेंस हो गया 20। बी और सी 15 आ गया, ए और बी 20 आ गया, बी और डी देखो 9 आ रहे हैं। बी से डी का डिस्टेंस क्या 9 आ रहा है? डी से ए का पूरा डिस्टेंस कितना है? 20। इसमें से ये हटा दो सारा, तो बीच का डिस्टेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली 9। तो सीक्वेंस क्या है? ए सी बी डी या डी बी सी ए, कुछ भी हो सकता है। ए के साथ बी तो नहीं आ सकता, ए सी बी डी हो सकता है, ए सी बी डी हो सकता है, या डी बी सी ए हो सकता है। डी बी के साथ सी आना चाहिए था, ये नहीं, और ए के बाद डायरेक्टली डी नहीं। तो ऐसे इनको सॉल्व किया जाता है। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, मैच करते जाओ, डिस्टेंस निकालते जाओ। नेक्स्ट, ड्रोजोफिला में आई कलर इज सेक्स लिंक्ड एंड रेड आई कलर इज डोमिनेंट। Which of the following progeny is not possible in a cross between red eye male? मेल कैसा है? रेड आई है, मेल इज रेड आई, ये है आपका मेल। क्रॉस किससे कराया है? हेट्रोजाइगस फीमेल से। W प्लस W फीमेल है। तो क्या चीज पॉसिबल नहीं हो सकती? वीडियो को पॉज करना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। ये क्रॉस कराया गया है, तो फीमेल क्या हो सकती है? W प्लस और W। मेल में या तो W प्लस होगा या Y क्रोमोसोम होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है? W प्लस W प्लस W प्लस Y, W W प्लस W के साथ Y, ये पॉसिबिलिटी है। तो रेड आई मेल, तो ये रहा मेरा रेड आई कलर वाला मेल, तो ये हो सकता है। वाइट आंखों वाली फीमेल, वाइट आंखों वाली फीमेल, ये हैं दो फीमेल्स, किसी की भी वाइट आई नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैरियर फीमेल, कैरियर मतलब हेट्रोजाइगस फीमेल, तो ये पॉसिबल है।
होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल, होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल, क्या लग रहा है? दिख रहा है होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल? अच्छा सॉरी, सेकंड नंबर पे गलत हो गया, सेकंड में वाइट आइड मेल है, वाइट आइड मेल, तो ये पॉसिबल है, लास्ट वाला पॉसिबल नहीं है। होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल नहीं हो सकती। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए बी जीन? बी से सी का डिस्टेंस 30, ए से सी का डिस्टेंस 20, तो बी से ए का डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 10%। यहां पे करो, यहां पे भी सेम है, सीक्वेंस निकालना है। ए और डी का 3.5, बी और सी का 1, सी और डी का 1.5, ए और सी का 5। तो सबसे दूरी पर बना दी मैंने ए और सी, कितना? 5। सबसे कम किसका है? सबसे कम तुझे दिख रहा है बी और सी, बी एंड सी इज जस्ट 1, यह है 1 सेंटीमॉर्गन। फिर और किसका कम दिख रहा है? और कम किसका है यहां पे? सी और डी का 1.5 दिख रहा है, सी और डी का 1.5। अब मैं अगर यहां पे डी ले लेता हूं 1.5 इस तरफ, सी और डी को मैं 1.5 ले लूं, तो ए से डी कितना हो जाएगा? 6.5, जबकि ए से डी है 3.5। तो अब मुझे इससे क्या पता चल गया? इससे मुझे ये पता चला कि डी को यहां होना पड़ेगा, तो सी से डी 1.5 हो गया और ए से डी का डिस्टेंस 3.5, तो ए से डी 3.5 हो गया, सी से डी 1.5 हो गया, ए से सी 5 हो गया। अब सवाल आता है बी से सी 1 सेंटीमॉर्गन, बी से सी सीक्वेंस देखते हैं, ए के बाद डी के बाद सी, ए के बाद सी, ए के बाद सी, और बाद में इनके पास डी आ रहा है, तो ये दो तो वैसे ही कट गए। ए के बाद बी के बाद सी और फिर डी, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ए के बाद डी ही आएगा, फिर सीक्वेंस में सी आएगा, ए के बाद डी के बाद सी, तो फोर्थ ऑप्शन। ऑटोमेटिकली अब क्या पता चल गया मुझे कि सी से यहां पर बी प्रेजेंट है, बी और डी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया ऑटोमेटिकली? 0.5 सेंटीमॉर्गन। नेक्स्ट, हु यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर टू मैप? ये भी नीट का क्वेश्चन है, टॉटेवांट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन सी एंड डी पूछी है। ए से बी का 10 है सबसे ज्यादा, ए से डी का 3 है सबसे कम, ठीक। बी और सी का 4% है, ए और 6 का 6, तो सी को इधर अगर मैं 4 कर दूं तो ए से सी मेरा 6 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ए और सी के बीच में 6 है, ए और डी के बीच में 3, बी और सी के बीच में 4। क्वेश्चन है सी और डी क्या है बीच में? तो मैथ्स कर सकते हो, ए से बी पूरा 10 है, 3 और 4 हटा दो, तो डी और सी के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरा? 3%। ए से डी 3 है, डी से सी कितना होगा कि 6 बन जाए? 3। नेक्स्ट, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, कैसे करोगे? सबसे पहली चीज हमने क्या कहा था?
जो सबसे कम है वो हमेशा क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं? 320 प्लस 315, 335 रिकॉम्बिनेंट्स हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 335 प्लस 900 प्लस 920, ये है मेरे टोटल बच्चे। तो ये 5, 3, 2, 5, 9 और 9, 18, 19, 20, 21, ये है टोटल बच्चे। तो कैसे निकालोगे? 335 डिवाइडेड बाय 2155 इंटू 100। सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। मैं भी सॉल्व करके देखता हूं क्या आंसर आ रहा है। 335 डिवाइडेड बाय 2155, क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे? 320 और 315, सॉरी 635, 635। बहुत बुरी मैथ्स है मेरी, माफ कर देना। सारा ही ये चेंज हो जाएगा हमारा डेटा यहाँ पे। ये हमारा 635 हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। 635 डिवाइडेड बाय 2455, तो ये आंसर आ जाएगा 25.8%। तो आंसर हो गया 25.8 MU। ड्रोजोफिला को क्यों यूज किया, क्या क्या चीज के लिए सूटेबल है? तो सिंपल मीडियम में ग्रो करता है, यस। लाइफ साइकिल 2 हफ्ते की है, यस। सिंगल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे बच्चे, यस। विजिबल डायमॉर्फिज्म, यस। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या क्या सही है यहाँ पे? बिटवीन टू जीन्स कैन नॉट एक्सीड 50, ट्रू। 50% से ऊपर रिकॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यस। डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, सॉरी नो हो जाएगा ये। हमने कहा था रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस डायरेक्ट है। हेल्प्स टू डिटरमाइन रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, यस। इज इक्वल टू मैप यूनिट, यस। तो क्या सही है? ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है। मॉर्गन ने क्या क्या पाया? लूज लिंक लो रिकॉम्बिनेशन, नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ऑफ वाइट आई एंड मिनिएचर विंग इज लो, फॉल्स, उल्टा था। टाइटली लिंक्ड जीन्स शो इक्वल अमाउंट ऑफ पेरेंट एंड रिकॉम्बिनेशन, फॉल्स। पेरेंट बहुत ज्यादा थे। ऑल जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड F2 रेशियो डेविएटेड सिग्निफिकेंटली, यस। हर टाइप के बच्चे बने हैं तो वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हुआ है, लेकिन 9331 रेशियो नहीं आया। इसमें करके देखो क्या होगा। क्रॉसिंग ओवर की स्टडी की मेज पर 10% है ए और डी, 3% है ए और सी, 7 बिटवीन सी एंड डी, 5 बिटवीन ए एंड बी, 8 बिटवीन सी एंड बी। क्या करेक्ट सीक्वेंस आएगा? पॉज करके सॉल्व करो। सबसे ज्यादा किसके बीच में? ए और डी के बीच में। तो ए और डी को कर देते हैं सबसे दूर। सबसे कम डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में 3, ए और सी के बीच में 3, सी और बी के बीच में 8, ए और बी के बीच में 5,
ए के साथ बी को हमें बताना है 5 के डिस्टेंस पे। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरफ 5, ए के 3 नीचे सी, ए के ऊपर 5, और अब बी से सी पूरा हो गया मेरा 8। बी और सी का डिस्टेंस 8 मेरा हो गया पूरा। फिर उन्होंने और क्या दिया है हमें, ए और डी का 10, 3 बिटवीन ए एंड सी, 7 बिटवीन सी एंड डी, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। सीक्वेंस क्या बन गया, बी ए सी डी, या फिर डी सी ए बी, डी के बाद सी आना चाहिए था ना कि ए। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हो गया हमारा ऑफ मॉर्गन्स डाइहाइब्रिड क्रॉसेस एंड क्रोमोसोमल मैपिंग्स। एनटीए ने क्वेश्चंस पूछ लिए थे, हमने क्वेश्चन करके देख लिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिपीट पे लगाना, वापस से देखना। और स्टार्टिंग में क्या कहा था, थकना नहीं है, चलते रहो। जितना चलते रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, हार्डवर्क रहोगे, हार्डवर्किंग रहोगे, तो उतना तुम्हारे सक्सेस की निशानी बढ़ती जाएगी। टिल देन नेक्स्ट क्लास के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ के आना, म्यूटेशन पढ़ के आना, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।